नाटकों में उन्होंने अपनी कला का, पखावज का, मृदंग का इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया कि उस समय में उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। एक बार कलकत्ता के प्रोग्राम में वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, मैं किताब में देखकर बता दूंगा। तो उनको चैलेंज करने के लिए बहुत लंबा वाद्य यंत्र बना के वहाँ रख दिया गया, जो दोनों हाथ नहीं पहुँच पा रहा था उनका। तो वो लेट के स्टेज पर और दोनों हाथ और दोनों पैर से मृदंग का उन्होंने बजाया। तो ये देख के वहाँ के जनता और कलाकार अचरित रह गए, अचंभित रह गए कि इतनी भी पकड़ वाद्य यंत्रों पर किसी की हो सकती है। आरा को उस ज़माने में जो संगीत की छोटकी काशी कहा जाता था, गुदई महाराज, कंठे महाराज, सितारा देवी, गिरजा देवी, बिस्मिल्लाह खां, बहुत से नामचीन कलाकार, चूँकि मेरी जानकारी कम है उनके बारे में, तो वो कलाकार आरा आते थे, आरा प्रस्तुतिकरण देते थे और कहा जाता था कि जो कलाकार आरा नहीं आया उसकी दीक्षा तालीम अधूरी रहती है। आज वैसे कलाकार को हम लोग याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और सही मायने में उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को मिलजुल कर शास्त्रीय संगीत का कम से कम साल में एक बार कोई एक कार्यक्रम, चाहे उनके जयंती पर आयोजित हो या पुण्यतिथि पर आयोजित हो, हम लोग करें तो ये सही मायने में उनको सच्ची श्रद्धांजलि या स्मरण करने के आज दिन में स्मरण होगी। धन्यवाद। उनके विषय में मैं बचपन से सुना हूँ। उनके चूँकि उम्र हम लोग के पीढ़ी का अंतर है, इसलिए उनके संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो सकी। जैन स्कूल में पढ़ने के दौरान जब भी वहाँ पर सरस्वती पूजा के अवसर पर जब शास्त्रीय संगीत सम्मेलन हुआ करता था, उनमें बाबू ललन जी का नाम प्रबल रूप से लिया जाता था। और जब उनका नाम और उनकी चर्चा को तो हर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जहां भी गया हूं, एक बार उनकी चर्चा अवश्य होती है। समय समय पर आर्टिकल छपते रहते हैं अखबारों में और बाबू ललन जी की चर्चा होते रहती है। और यहाँ पर भिखारी ठाकुर सामाजिक शोध संस्थान आरा बिहार में जब से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई है, यह एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, सुंदर कार्य हुआ है कि बिस्मिल्लाह प्रसाद जी और बाबू ललन सिंह जी के भिखारी ठाकुर जो परिसर है, यह एक साहित्यिक और सांस्कृतिक परिसर के रूप में प्रसिद्धि पा चुका है। और ऐसे कहा जाए तो बाबू ललन जी को भी हम लोग को डिमांड करना चाहिए कि उनको भी भारत रत्न मिले, क्योंकि ऐसे संगीत साधक को भारत रत्न मिलना हम सभी के लिए, भोजपुर के लिए एक गौरव की बात हो। तो मैं चाहूंगा कि विविध संगठनों से इस संबंधित प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाए, मेरा यह मांग है। और शायद यहाँ पर बैठे हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ता है, धीरेन्द्र बाबू हैं, और वो बात पहुँच भी सकती है। और राजनीतिक अगर प्रेशर हो गया, सीधी सी बात है, तो उनको भारत रत्न की भी उपाधि मिल सकती है। और इस दिशा में हमें प्रयास करना भी चाहिए। अब जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम में मुझे एक आलेख पाठ करने का अवसर दिया गया है, जो कि रविंद्र भारती जी का लिखा हुआ है। यहीं पर रविंद्र जी पत्रकार रहते हैं और यह रंगकर्मी है, और उन्होंने आरके टीवी के लिए एक आर्टिकल दिया है और इस आर्टिकल को आज प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है आरके टीवी न्यूज में, और उसको व्हाट्सएप पर आप लोगों के समक्ष उपलब्ध है। चूंकि बहुत कम हम लोग जानते हैं उनके विषय में, और एक रंगकर्मी और साहित्यकार और पत्रकार के ओर से यह जो आलेख है हम सभी को मार्गदर्शन का काम करेगा। तो मैं इस आलेख का पाठ कर रहा हूँ। यह आलेख एक श्रद्धांजलि है
संगीत कमाई का साधन नहीं बल्कि समर्पण का माध्यम है। उन ध्वनियों को जो कभी बोले नहीं गए लेकिन अनुभव किए गए, उस साधक को जिसने मृदंग के माध्यम से संवाद रचा और मौन के भीतर भी ताल खोज ली। जब दुनिया चमकते मंचों और तेज रोशनी में कलाकारों की पहचान ढूंढ रही थी, जब दुनिया चमकते मंचों और तेज रोशनी में कलाकारों की पहचान ढूंढ रही थी, तब बिहार के भोजपुर जिले की मिट्टी में एक साधन मौन रहकर नाद का अनुसंधान कर रहा था, और वह साधक थे शत्रुंजय प्रसाद सिंह, जिन्होंने देश भर में बाबू ललन जी के नाम से श्रद्धा में। उनका जन्म जमीरा कोठी जैसे शांत और सांस्कृतिक परिवेश में हुआ था, जहां संगीत कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रार्थना थी। मृदंग उनके लिए केवल वाद्य नहीं बल्कि आत्मा की आवाज थी, जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण इस ध्वनि साधना में अर्पित किया। जहां जहां हर था तीन ता की अंतरात्मा से निकलता था। ललन जी की कला में बनारस घराने की गहराई, मथुरा शैली की गरिमा और स्वयं की मौलिकता का अद्भुत संगम, बहुत बेजोड़ शब्दों का संयोजन है। ललन जी की कला में बनारस घराने की गहराई, मथुरा शैली की गरिमा और स्वयं की मौलिकता का अद्भुत संगम था। वे जब मृदंग पर तिहाई बांधते तो श्रोता लय में नहीं भाव में बह जाते थे, और वह ताल के भीतर ताल को जगाते थे। जैसे ध्वनि के सूक्ष्मतम कणों को भी वे स्पंदित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। कथक के मंच पर जब नर्तक अपने गांव से ताल खोजता, तब बाबू ललन जी अपने मृदंग से उनकी आत्मा को दिशा देते। उनकी संगीत में रचना, तल्लीनता और तपस्या तीनों एक हो जाते। लेकिन जो उन्हें विशिष्ट बनाता था वह उनका विनम्र स्वभाव और गुरुत्व का भाव। कहते थे, जब तक संगीत में सेवा नहीं तब तक वह केवल शोर है। आज देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, जब तक संगीत में सेवा नहीं तब तो वह केवल शोर है। और आज देख लीजिए, चारों ओर संगीत के नाम पर केवल शोर ही शोर है। आज जब हम डिजिटल ध्वनियों और यांत्रिक तालों में घिरे हैं, बाबू ललन जी की यादें हमें सिखाती है, संगीत तब जीवित होता है, संगीत तब जीवित होता है जब तक आत्मा से निकले और आत्मा को छू जाए। संगीत तब जीवित होता है जब वह आत्मा से निकले और आत्मा को छू जाए। सिर्फ 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली स्वतंत्र पखावज वादन प्रस्तुति कोलकाता के एक प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलन में दी थी, जहां उनकी वादन शैली ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शुरुआत के साथ उनका नाम छोटे बड़े महफिलों में गूंजने लगा और धीरे धीरे उनकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो गई। पखावज के साथ साथ उन्होंने तबले की भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बनारस घराने के सुविख्यात गुरु बिक्कू महाराज से तबला की पारंपरिक शिक्षा मिली। वहीं 1933 में लगभग उन्होंने तबले में पश्चिम बाज की गूढ़ शैली कराची और पाकिस्तान के उस्ताद हसन बख्श खां से सीखी। इतना ही नहीं, उन्होंने कथक नृत्य की भी विविधता शिक्षा पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज से के पिता स्वर्गीय अछन महाराज जी से प्राप्त की। बाबू ललन जी की कला की झंकार केवल बिहार नहीं बल्कि कोलकाता, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, दिल्ली और बनारस जैसे सांस्कृतिक केंद्रों पर गूंजी।
उनकी वादन शैली में परंपरा, कल्पना और आत्मा का अद्वितीय संगम था। उनके द्वारा प्रस्तुत तिहाइयाँ, परण और बोलों की स्पष्टता ने उन्हें नाद योगी के रूप में स्थापित किया। उनकी कला यात्रा केवल मंचों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने जमरा कुठी को एक सांस्कृतिक तपोभूमि, तबला और कथक की शिक्षा में दी। यह स्थान आज भी उनकी संगीत साधना और गुरुत्व की गूंज लिए हुए है। उनकी साधना और शुद्ध कलात्मक दृष्टिकोण के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं राष्ट्रपति पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, मार्गदर्शिक चक्र चूड़ामणि, संगीत शिरोमणि, संगीत मार्तंड, लय भास्कर, राज्यपाल पुरस्कार, डांस एंड ड्रामा अवार्ड इत्यादि। बाबू ललन जी का जीवन इस बात का सजीव उदाहरण है कि सच्चा कलाकार प्रदर्शन में नहीं बल्कि परिश्रम, संयम और समर्पण से आकार लेता है। उन्होंने संगीत को कभी भी व्यवसाय नहीं बनने दिया, उनकी एक आत्मिक उत्तरदायित्व के रूप में निभाया। आज जब यंत्रवत संगीत और कृत्रिम लय की भरमार है, तब बाबू ललन जी की स्मृति हमें सिखाती है, संगीत तब जीवित होता है जब वह आत्मा से निकले और आत्मा को छू जाए। वे केवल वादक नहीं थे, वे एक युग थे जो आज भी हर गंभीर साधक के मन में ताल की तरह धड़कता है। एक बार प्रेम से बोलिए, बाबू ललन जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू ललन जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू ललन जी अमर रहे। अमर रहे, जय अमर हिंद, जय हिंद। जमींदार फैमिली से वहाँ के रही और वहाँ के महान मृदंग वादक रही। वहाँ के मृदंग वादक के साथ साथ शास्त्रीय संगीत के भी विशेषज्ञ रही। शास्त्रीय संगीत में वहाँ के पारंगत रही। बाबू ललन सिंह जी के विषय में जितना ही हमनी के चर्चा करी जाओ उतना कम ही बा। और वहाँ के शास्त्रीय संगीत में पारंगत रही। आज हमनी के देखल कहीं जा कि शास्त्रीय संगीत दिनों पर दिन विलुप्त होते जा रहल बा, लेकिन देवता की मानो का देवता के भी रिझावे खातिर जो भी आरती सब लगत रहे उ सब ये शास्त्रीय संगीत के ही देन बा। युद्ध के क्षेत्र में मनोरंजन खातिर भी संगीत के प्रयोग होखेला। संगीत जो बा वे हृदय से प्रस्फुटित होखेला और संगीत जो बा एक दूसरे के दिल के भी छू जाएला। जो दूसरे के दिल के आकर्षित करे ओकरे के संगीत कहल जाएला। संगीत एक लंबा गायन वादन के जमींदार परिवार से रह के भक्तिमय संगीत के ओर अपन जीवन बितैनी। एकरा खातिर भोजपुरी कलाकार लोग आ भोजपुरी कला से संबंधित प्रेमी जे भी बा उपस्थित वो सब लोग के बड़ा ही हर्ष बा। समाज के भी वहाँ के बड़ा उपलब्धि देनी, इस चलते वहाँ के बार बार नमन बा। ओम नमस्ते। संगीत एवं ललन बाबू शीर्षक गोष्ठी के अवसर पर उपस्थित हमारे माता तुल्य हमारे भाई पुष्पेंद्र जी, नरेंद्र जी, जोगेंद्र जी, अतुल जी एवं उपस्थित तमाम श्रद्धालु बंधु, उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, एक जमींदार परिवार के जमींदार होने के बावजूद भी ललन बाबू
शास्त्रीय संगीत, तबला का जिस तरह से इस धरती से उन्होंने शंखनाद किया था, जयपुर हो, राजस्थान हो, सारे जगह वह कीर्तिमान स्थापित हुआ। रविंद्र भाई ने विस्तृत चर्चा व्हाट्सएप पर भेजा है RK न्यूज़ के चैनल पर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पत्रकार रविंद्र जी को भी, जिन्होंने इस अवसर पर हम सबों को विस्तृत रूप से ललन बाबू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी मिली। जैसा कि पुष्पेंद्र जी बता रहे थे कि कोइलवर से जब ट्रेन चलती थी, वो आंख मूंद करके बजाते थे तो लगता था कि सचमुच में ट्रेन की आवाज़ है और लोग गदगद हो जाते थे। हम लोग सुना करते थे बचपन में अपने पूर्वजों से कि ललन बाबू मृदंग और तबले के बहुत बड़े साधक थे, और उन्होंने जो भी कलाकार, चाहे वह शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, जो गान्य विद्या में या रंगकर्मी हो, सारे लोगों को वह सम्मान देते थे, पुरस्कार देते थे। मैं आज इस अवसर पर मांग करूंगा, जैसा कि अतुल जी ने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए ललन बाबू। स्वर्गीय ललन बाबू को भारत रत्न मिले। मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रांत स्तर से जुड़ा हुआ, कम से कम आधे दर्जन सामाजिक संगठनों से। मैं सभी संगठनों से आपको वचन देता हूं कि स्वर्गीय ललन बाबू को भारत रत्न मिले, इसके लिए मैं सारे संगठनों से लिखूंगा और इसको केंद्र सरकार से भरसक प्रयास भी करूँगा। मित्रों, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा, मैं नरेंद्र जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह भिखारी ठाकुर की जयंती पुण्यतिथि पर आपने भोजपुरी संगीत का जो यहाँ आयोजन करते हैं, उसी तरह से अगले वर्ष, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने भी कहा, पुष्पेंद्र जी के सहयोग से आप शास्त्रीय संगीत का विस्तृत प्रोग्राम करिए, और बाहर के भी कलाकार जो शास्त्रीय संगीत में अभी भी उनका जो ये है, बिस्मिल्ला खां के परिवार से भी लोग हैं जो बनारस में रहते हैं, उनसे भी संपर्क होगा। जयपुर के खानदान से भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, हैदराबाद में भी बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के पीढ़ियां चली आ रही है, उन सबको आमंत्रित किया जाए और आरा में एक बृहद कार्यक्रम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज एक आयोजन करता नरेंद्र जी और उपस्थित सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ललन बाबू अमर रहे, ललन बाबू अमर रहे। जब हम 7th 8th में पढ़ते थे तभी उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके पहले बचपन से उनके साथ मेरे रहने का मतलब समय गुजरा है। जब तक जिंदा थे तब तक उनके साथ हम रहे, उनके कोठी में भी रहे, और कोठी से अलग होके जब मेरे फादर का अलग घर लिया गया तो वहाँ पर भी रहे। लेकिन म्यूजिक स्कूल में शुरू से, जब से म्यूजिक स्कूल खुला वहाँ बिचली रोड में, तो मारुति संगीत विद्यालय नाम था उस समय, उसका मारुति संगीत विद्यालय नाम था। उसमें मेरा एडमिशन हुआ। उस समय हम 5th 6th में पढ़ते थे, और उस समय से उनके संरक्षण में हम नृत्य सीखना शुरू किए, और वो तबला बजाते थे हम लोग के साथ। मैंने और बहुत सी लड़कियां थी, निर्मल कुमार की लड़की थी, नेम कुमार की लड़की थी, और आरा के गण्यमान बहुत लोगों की बेटियां वहाँ नृत्य सीखती थी, गाना सीखती थी, तबला सीखती थी, सब तरह का वहाँ पर सुविधा था। तो हम लोग नृत्य सीखते थे, और नृत्य के क्लास में उन्हीं का तबला चलता था, हारमोनियम दूसरे कोई बजाते थे, और उस तरह हम लोग का नृत्य का शिक्षा शुरू हुआ। और उसके बाद फिर प्रयाग संगीत समिति से हम लोग धीरे धीरे एक एक साल एक एक ईयर अपना पास करते गए। फर्स्ट ईयर पास किए, सेकेंड ईयर पास किए, और लास्ट में जब फाइनल एग्ज़ाम था तो उस समय उनकी डेथ हो गई। लेकिन हम एक अकेले बचे थे जो हम पूरा प्रभाकर तक का इम्तिहान दे करके प्रयाग संगीत समिति से पूरा अपना डिग्री लिए बी म्यूज़िक का। और वो उनके प्रति मेरा ये बहुत 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 आभार है
कि उनके वजह से हम संगीत में इतना आगे बढ़ सके और पूरी हमारी शिक्षा जो है बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए और पूरा शिक्षा हम भी म्यूजिक का प्राप्त कर सकें। लेकिन ये हम लोग का अपना परिवार की ऐसी स्थिति थी और न घर में ऐसा माहौल था कि कोई हमको नृत्य की शिक्षा दिलवाए चाहे दे। तो उन्हीं का ये कृपा थी कि उनके संरक्षण में हमने पूरा नृत्य सीखा और पूरा 6th ईयर पास किया। अभी म्यूजिक की मेरे पास अभी डिग्री है प्रयाग संगीत समिति की। हमको उम्मीद है कि पूरा स्कूल में फर्स्ट स्टूडेंट हम ही हैं कि मतलब हमने प्रभाकर की डिग्री वहाँ से ली है। तो उनके प्रति तो मेरा माने आभार कहें, मोह कहें, ममता कहें, जो कहिए सब कुछ है मेरे लिए। वो बहुत बहुत ही माने स्पेशल थे। तब उनके मरने के बाद मेरा मतलब अब उस समय तो हमको बहुत समझ नहीं थी, छोटे थे, लेकिन फिर भी ये लगा कि जीवन का एक माने बहुत बड़ा संरक्षक मेरा चला गया। बाबूजी मेरे थे लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा उनके प्रति मेरा लगाव भी था, उनका भी था। उन्होंने ही इतना दुलार प्यार दिया, बेटी नहीं थी उनको, हमको अपनी बेटी की जगह माने, तो इसके लिए तो हम तो उनके प्रति पूरी ज़िंदगी ऐसी आभारी रहेंगे। अब बाई चांस इस बार सौभाग्य हुआ कि उनके जन्मदिन में हम यहाँ उपस्थित हुए। हर बार होता था लेकिन हम नहीं रहते थे। संगीत के प्रति उनका इतना ज़्यादा ध्यान आकर्षित था कि वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाकर रखते थे और उनके खान पान सबका सहयोग करते हुए उनको म्यूज़िक सिखाते थे। तो रेजिडेंशियल स्कूल में आइडेंटिफाई करना, ये पहचानना कि कौन स्टूडेंट अच्छे हैं और म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, और अगर उनके पास राशि नहीं है, ऐसा धन संपत्ति नहीं है कि वो पे कर सकें, तो वो उनको खुद से रखते थे और उनको सिखाते थे। दूसरी चीज़ मैंने बहुत सुनी है, अपना बचपन जब माँ से सुना है कि उनकी वजह से एक्चुअली आरा में बहुत अन्य कलाकारों का, जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे, उनका आना जाना किस तरह से बढ़ा था। सितारा देवी आई थी, बिस्मिल्ला खां आए थे, गोपी कृष्ण आए थे। तो उनका संगीत सिर्फ आरा के लिए नहीं, राज्य और राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा था, क्योंकि उनका उसी को लेकर अपना जीवन समर्पित किया। पैसा खर्च कर करके सब शास्त्रीय संगीत और बाबूलाल जी अभी मल्यापन होगा। मल्यापन के पश्चात परिचय जो हो शास्त्रीय संगीत, अपनाथ घराना हो गए, चाहे जयपुर घराना हो गए, या आगरा घराना हो गए, या कलकत्ता के घराना हो गए, सब घराना के लोग आके जमिया कोठी में शास्त्रीय संगीत लोग प्रस्तुत किए जाना, एक से एक प्रस्तुत ये पदम के लिए 18 तार ठीक कर लेते हैं।